वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बीए जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDC132। इससे पहले की जो वीडियो मैं अपलोड की थी वो मीर तकी मीर की जो पहली गज़ल इस किताब में दी हुई है उसको मैं बताई थी। उसकी जो पहली गज़ल पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, इसकी जो पूरी गज़ल थी उस पूरी गज़ल की जो तसरी उस तसरी को मैं इसकी पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। इसके आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो वीडियो है इसकी जो दूसरी वाली गज़ल है उस गज़ल के ऊपर। क्यों ना कि बीए जनरल जो है BUDC132 उसमें जो जितनी भी शायर की गज़ल दी हुई हैं उसमें हर शायर की दो दो करके गज़ल दी हुई है। उसी तरह जिस तरह मैं सिराज औरंगाबादी वली तखनी की गज़ल अपलोड की हूँ उसी तरह मीर तकी मीर की भी दो गज़ल दी हुई है। एक जो इससे पहले मैं अपलोड की हूँ और आज जो मैं दूसरा बता रही हूँ वो है दूसरी गज़ल। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाज कि उसके लब की क्या कहे, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। बार बार उसके दर पा जाता हूँ, हाल अब अजतराब की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। मीर इन निम्बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ये दूसरी गज़ल है। इसकी मैं हर एक गज़ल की तसरी बताऊंगी। तो सबसे पहले जो तसरी तो उसमें इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी कि मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल क्यों ना कि ये आपकी सिलेबस में शामिल है, इसीलिए किताब में शामिल मीर तकी मीर की गज़ल से माखज़ है। मीर तकी मीर की ये गज़ल छोटी बहर में है और गज़ल की हर शेर में माने की एक दुनिया आबाद है। मीर ने इस गज़ल में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो मतीन और मतीन से अलग माने की कई परतें लिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर हस्ती अपनी हबाब की सी है, इस मर्शे में हस्ती और हबाब दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। हस्ती के माने ज़िंदगी और हबाब के माने बुलबुले के होते हैं। दोनों में जो एक सिफत कदर मुश्तरक है वो फ़नायत है, यानी हस्ती और हबाब की तकमील मौत है। दोनों की ज़िंदगी आर्जी है और ख़ात्मा उनका मुक़द्दर है। ये नुमाइश शराब की सी, नुमाइश मतलब दिखावा, नाम व नाबूद और शराब धोखा। ये दुनिया जिंदगी दिखावा और नाम व नबूद के सिवा कुछ नहीं है और ये दिखावा एक धोखा है। उसके बाद का अशार है नाज की उसकी लब की क्या कहें, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो सबसे पहले जो इसकी जो पहली वाली जो मैं वीडियो में बताई थी कि मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल मीर तकी मीर की गज़ल से माखज़ है और उसके बाद जो मैं दो लाइन मीर तकी मीर के ऊपर तारीफ़ में बोली हूँ लिखने के लिए जो मैं बताई थी पहले वाली वीडियो में। और इस बार में जितनी भी गज़ल आपको लिखनी कॉपी में अगर नोट डाउन्स कर रहे हैं तो लिखने से पहले ये 4 लाइन लिखना ज़रूरी है। उसके बाद जो किताब में जो लाइन दी हुई है जैसे ये और उससे पहले जो मैं बताई ये वाला भी उसी तरह लिखना है जो मैं पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि वो देखने में अच्छा होता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है, इसीलिए उस तरह से लिखने से काफ़ी जो कॉपी चेक कर रहे हैं उसको भी अच्छा लगता है। तो उसी तरह लिखना है जो पहले वाली वीडियो में बताई हूँ। उसका जो लिखने का जो पैटर्न है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूँगी, वहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जिससे मजकूरा वाला अशार वही वाला और मीर तकी मीर के ऊपर जो एक लाइन का तारीफ़ है वो। तो नाज की उसकी लब की क्या कहे, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। शायर महबूब की लब यानी होठ की तशबीह गुलाब की पंखड़ी से दे रहा है कि महबूब के होठ गुलाब की मानिंद या गुलाब की तरह नर्म व नाजुक है, यानी महबूब के नर्म व नाजुक होठ गुलाब की पंखुड़ी की मानिंद है। लब और गुलाब में कई औसाफ एक से है, जैसे दोनों मादी है, खूबसूरत है, हसीन है और दिलकश है। उसके बाद का अशार है बार बार उसके दर पा जाता हूँ, हालात अब अजतराब की शी है। उसके बाद शुरू में उसी तरह लिखना है मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल है ना। उसके बाद से ये अशार लिखने हैं आशिक की अजतराबी कैफियत, उसकी बेइत्मीनानी बेशुकूनी बेचैनी की हालत उस वजह से है कि वो मुताशर लगातार घड़ी घड़ी अपने महबूब के गली मोहल्ले और दीवार वर्द की खाक छान
रहा है, लेकिन महबूब का दीदार मिश्र नहीं हुआ। या इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि महबूब के दीदार के लिए दिल बेचैन रहता है। इसी वजह से उसके दयार का बार बार चक्कर लगाता हूँ, ताकि वो मेरे हाल पर रहम खाकर मुझे तसल्ली देने के लिए बाहर निकले। उसके बाद का अशार है 4 नंबर अशार। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना खराब की सी है। सबसे पहले वही 2 लाइन लिखना है कि मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल मिर्तकी मीर की गज़ल से माकस है। शायर इस शेर में कहता है या इस शेर में यूँ कहता है, जो भी एक लिखना है। उसके बाद लिखना है मेरा नाला मेरी आह व बाका सुनकर महबूब ने आवाज़ पहचान कर कहा कि ये आवाज़ तो कुछ सुनी सुनी मालूम होती है, कुछ जानी पहचानी सी लगती है। कहीं ये आवाज़ उस दीवाने की तो नहीं जिसने मेरे प्यार में अपना घर बार, अपनी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद कर दी। उसके बाद का अशार है, ये इस गज़ल की लास्ट अशार है, आखिरी वाली अशार है। मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल मीर तकी मीर की गज़ल से माकस है। नीमबाज की माने आधा खुला और आधा बंद के है। शायर अपनी महबूब की नीम ख्वाबदा आँखों का जिक्र कर रहा है, जिसमें शौक़ी व मस्ती होती है, ऐसी मस्ती जो अपने चाहने वाले को मशहूर कर दे। ये जो 6 गज़ल जो अशार है उसकी तशरीह हो गई, जो किताब में दी हुई है। सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंज करना है पहला वाला लाइन, जिसमें आपको मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल और मिर्तकी मीर के ऊपर एक लाइन आपको तारीफ़ जो ऐड करनी है, और जो किताब में जैसा दिया हुआ है वैसा आप याद कर सकते हैं। उसके बाद मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी और मीर तकी मीर की गज़ल गोई। मीर तकी मीर की जो गज़ल गोई है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक दी हुई है वीडियो की, उसमें मीर तकी मीर की गज़ल गोई के सिलसिले में दी हुई है, वीडियो बनी हुई है, उसमें आप लिख सकते हैं, उससे देख के नोट डाउन कर सकते हैं। जो एक क्वेश्चन पेपर दिसंबर की जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आ चुका है, इसीलिए मैं उसकी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मैं उसका जो लिंक है उस वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, या फिर अगर आप नोट डाउन कर लिए हैं तो अच्छी बात है। तो मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी। मीर तकी मीर का असल नाम मोहम्मद तकी और तखल्लुश मीर था। उनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था, लेकिन सूफ़ी मंद शायर और मत की वजाहत होने की वजह से अली मदकी कहलाने। मीर की पैदाइश 1722 या 1723 में आगरा में हुई और इंतकाल लखनऊ में 1780 में हुआ। मीर की इब्तदाई तालीम व तरबियत उनके वालिद के दोस्त सैयद इमामुल्लाह के ज़ेर शाया हुई। उनके इंतकाल के बाद खुद उनके वालिद ने ये जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उनके वालिद भी चंद माह बाद इस दारफ़ानी से कूच कर गए। खुद उनके वालिद मतलब मीर के वालिद मोहम्मद अली मारूफ बा अली मदकी सूफ़ी मुंशी और दरवेश सिफत इंसान थे जो उन्हें तशव्वुफ़ का हमेशा दर्स दिया करते थे। वालिद के इंतकाल के बाद ही से उनकी ज़िंदगी में हज़न व यास का एक ऐसा तवील सिलसिला शुरू हुआ जो तादाम हयात दामन घेरा रहा। मीर की इब्तदाई ज़िंदगी यतीमी, बेकशी और नादारी में गुजरी। उनकी सौतेली मामू खान आरजू ने भी उनको ज़हनी तकलीफ पहुँचाई। इन हालात में मीर जो एक गम पसंद दिल के ले आए थे, ज़्यादा ही दर्द व गम में डूब गए। यह एहसास गम उनकी तबीयत का खासा था। बेशोर मती की हालात में उन्हें तलाश माशी के लिए घर से निकलना पड़ा, लेकिन यहाँ भी उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मीर को उर्दू का बेहतरीन गज़लगो शायर तस्लीम किया जाता है। मीर के बाद जो भी बड़े बड़े शायर गुजरे, उन्होंने मीर की अज़मत का एतराफ़ किया। मीर की ज़िंदगी मशाइब में गुजरी, इसलिए उनके कलाम में हज़न व मलाल, दर्द व गम का शिद्दत से तज़किरा है।
تندرستی، عشق کی ناکامی، اپنے رشتہ داروں کی سرد مہری کا احساس اور غم ان کی شاعری میں سے جھلکتا ہے۔ میر کی غزلوں میں درد و عالم کے ساتھ ساتھ سوز و گداز اور روحانی پائی جاتی ہے۔ غزل کے لیے ان کی طبیعت اور انداز بھی موزوں تھے، اسی لیے وہ غزل کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ میر نے غزل کے علاوہ دیگر اصناف شکن اور ہیئت و مصنوی، رباعی، مخمش، وشوخط اور مستزاد میں بھی طبع آزمائی کی، لیکن وہ غزل گوئی کے لیے بے حد معروف اور مقبول ہوئے اور ان کی مصنوی کو جدت ندارت کی وجہ سے شہرت ملی۔ میر تقی میر کو بیشتر ادبا شعراء نے خدائے شکن کہا۔ اردو کے معروف و مشہور شعراء نے میر تقی میر کو استاد تسلیم کیا اور ان کے شاعرانہ عظمت کا اعتراف بھی کیا، جن کی چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ تو یہ اس کی حالات زندگی جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ اس کی پیدائش کب ہوئی، 1722 یا 1723 کے دونوں کے درمیان ہوئی، اور اس کی وفات جو ہے 1780 میں ہوئی اور لکھنؤ میں ہوئی۔ پیدائش آگرہ میں ہوئی۔ اس کی جو فادر ہے، اس کے فادر کا نام محمد علی ہے، جو ایک صوفی منشی انسان اور مطلب تصوف کا اس کا رنگ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد فادر کی جو دوست تھے اس کا نام ہے سید امام اللہ، جو اس کے وہاں پڑھائی کے لیے جایا کرتے تھے میر تقی میر، لیکن ان کے انتقال کے بعد اس کے جو فادر محمد علی وہی اس کو پڑھاتے تھے، لیکن کچھ دن کے بعد ہی اس کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ اپنے ماموں کے گھر میں جا کے رہنے لگے۔ ماموں کا نام خان آرزو تھے، لیکن وہاں بھی اس کو تکلیف اور حالات سے بیزار غم پسند دل پہلے سے ہی تھے اپنے فادر کی وجہ سے، لیکن وہاں رہنے کے بعد اور بھی اس کے درد میں اضافہ ہو گیا اور وہ وہاں سے نکل پڑے معاشی کی مطلب نوکری کی تلاش میں، لیکن وہ بھی اس کو حاصل نہ ہو سکی، ہے نا۔ میر کو ایک غزل گو شاعر تسلیم کیا جاتا ہے، بہترین غزل گو شاعر، جو اس کے اوپر جو گزری درد، اس کے بعد غم، تنگ دستی، یہ ساری چیز اس کی جو غزل ہے اس میں پایا جاتا ہے، اور اس کی اس طرح کی غزل کی وجہ سے اس کو غزل کے بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ غزل کے لیے غزل کی جو اس کی طبیعت ہے، اس کا انداز ہے، اس کی وجہ سے اس کو غزل کے بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ کافی شعراء اسے خدائے شکن بھی کہا جاتا ہے، کافی شعراء نے اسے اپنے استاد بھی مانے ہیں، اور جو استاد مانے ہیں ان لوگوں نے میر تقی میر کے اوپر کافی شعر بھی کہے ہیں۔ جیسے پہلا والا غالب نے لکھے ہیں، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اس کے بعد شودا نے لکھے ہیں، سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی کہہ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرح۔ اس کے بعد لکھے ہیں جوک نے، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نسیم، جو یاروں نے بہت جوڑ غزل میں مارا۔ اس کے بعد ہے میر کا رنگ برتنا نہیں آشا اے داغ، اپنی دیوار سے ملا دیکھے دیوان ان کا۔ یہ کچھ شعرا ہے جو اس کے اوپر میر تقی میر کے اوپر شعر کہے ہیں، جو اور بھی ہے جو میں یہاں پر ہی نہیں لکھ پائی۔ سب سے پہلے غالب ہے، سودا ہے، جوک ہے، اس کے بعد داغ دہلوی ہے نا۔ اس کے بعد آتا ہے میر 17 سال کی عمر میں دہلی چلے آئے اور ان کی زندگی کا بیشتر وقت یہی گزرا۔ یہاں انہیں مختلف امراء و رشاؤں کی سرپرستی حاصل کی۔ دہلی پر نادر شاہ کے پہرے پہ حملوں اور انتشار سے یہاں کی سیاسی اور تہذیبی زندگی کا سراز بکھر گیا، تو اپنی شکست خوردہ شخصیت سے مجبور ہو کر میں لکھنؤ چلے گئے، ہے نا۔ لکھنؤ میں نواب اسد اللہ نے ان کی خیر مقدم کیا اور ان کے لیے 300 روپے ماہ وظیفہ مقرر کیا، لیکن اب وہ غم حیات سے بڑھ چکے تھے۔ میر نے اپنے کلام باخلوص اور غزل کو اردو شاعری کے ابتدائی دور میں ہی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ آج بھی اس کا شمار اردو کے چند نمائندہ شعراء میں ہوتا ہے، اور شعراء اردو کا خیال ہے نا۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے کہ ان کے کلام کی پیروی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، مگر شعراء ہے نا، اس سے پہلے یہ لائن تھا، اردو شعراء اردو کا خیال ہے نا، اردو شعراء کا اردو کا خیال ہے کہ ان کے کلام کی پیروی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، مگر جس طرح کلام اللہ کی پیروی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح کلام میر
का कितना भी मुमकिन नहीं, ताकि मुश्किल ज़रूर है ना। मीर ने अपनी शायरी के ज़रिए जाती रंज व गम को अफाकियत अदा की। उनकी शायरी का जो भी मुताला करता है उसे अपने दिल की आवाज़ मालूम होती है। इसीलिए मीर उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने आप बीती को जग बीती बना दिया। अलर्ज ये कहा जा सकता है कि मीर की ज़िंदगी एक मुसलसल, मुस्तकिल और मुकम्मल अलामिया थी, जिसका कर्ब उनके अशार में जावज़ा दिखाई देता है। ज़िंदगी की रमज़ तनाज़े अशानी, तजुर्बात की रंगारंगी और कायनात से उसके रिश्ते पर मीर की आरफाना नज़र उनकी शायरी को बशरत आफरीनी और इंसानी तजुर्बे के मनोयत का अदाराक अता किया। मीर ने गज़लों के अलावा मजनवी, कशीदे, मर्सिया और रुबायात में भी तबे आजमाई की, मगर वो उर्दू गज़ल के इमाम कहलाए। गज़लियात के 6 दीवान, एक फ़ारसी, एक दीवान शौरा, 2 तज़किरा, निकात अल-शुरा और खुद नौशत ज़िक्र मीर उनकी यादगार है। तो इसमें काफ़ी सारी ये है जो जिसमें पूछा जाता है कि निकात शौरा किसकी तशन्नुफ़ है ना। उसके बाद ज़िक्र मीर किसकी तशन्नुफ़ है, ये सारी चीज़ें हैं। और गज़ल के इमाम किसे कहते हैं, खुदाए शफ़न किसे कहा जाता है, उसके बाद गज़ल का बादशाह किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मीर तकी मीर को कहा जाता है। मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई, वफ़ात कब हुई, कहाँ हुई, उनके फादर का नाम क्या है, फादर के दोस्त का नाम क्या है, उसके मामों का क्या नाम है। ये सारी शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो देते हैं उसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों को मदद मिलेगी। और ये जो हालात ज़िंदगी है जो BUDC 132 जो किताब है उसमें अगले साल जो दिसंबर की जो एग्ज़ाम हुई उसमें गज़लगोई पर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो उसकी जो हालात ज़िंदगी है, हालात ज़िंदगी पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो ये एक तरह की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकती है जो 2 साल में नहीं आए हैं, तो इस साल आने का चांस भी होता है। जो क्वेश्चन इसका है, जो जून और दिसंबर का जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ सॉल्व पेपर अपलोड की हुई है, सॉल्व बताया गया है। वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के जरिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं और मदद ले सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है पहले और किस तरह का क्वेश्चन आने का चांस है। तो आज की वीडियो यहीं तक। इसकी बात की जो शौरा के बारे में दी हुई किताब में जो इकाई दी हुई है उसके बाद की वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करूँगी।